हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस ऑफ सरजी एकेडमी। सो फिजिक्स में टेट सीरीज में हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर एंड मैग्नेटिज्म। सो इन तीन पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर ये जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज है, आज हमने जो क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं कुछ ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कुछ और हमने ऐड ऑन किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके पास इन पर्टिकुलर चैप्टर से फ्रेम होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास दैट इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में से पास करता है तो पूछा गया है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स। उस पर्टिकुलर कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो, पहली चीज तो ये कि जब भी आपके पास किसी भी कंडक्टर में करंट पास करेगा तो हीट प्रोड्यूस होती है। एक चीज आपको यहां से ये क्लियर हुई कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और ये जो आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है ये कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगी ये उस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर आप देखें, अगर आपका कंडक्टर कोई मतलब अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर्स हो सकते हैं, सो डिफरेंट मटेरियल जो है वो अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेंगे। सो ये हमसे पूछा गया है कि ये बताइए कि वो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर में ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, क्या ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, या फिर उसकी लेंथ के ऊपर अकेला, या फिर ये लेंथ और थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। थर्डली पूछा गया है इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड थिकनेस, या फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा और उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। ये जो प्रॉपर्टीज है ये कंडक्टर की दी गई है कि कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडक्टर के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अगर हम देखते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं जब आप किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में तो हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बेसिकली डिपेंड करेगी कि आपका जो कंडक्टर है उसका मटेरियल क्या है, उस मटेरियल की लेंथ कितनी है और उसकी थिकनेस कितनी है। सो यहां पे अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है ये आपके पास एक्यूरेट हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड ऑन द मटेरियल, लेंथ एज वेल एज ऑन द थिकनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यू हैव अ बार मैग्नेट मेड ऑफ स्टील। बोला गया है आपके पास एक बार मैग्नेट है जो कि स्टील की बनी हुई है। इफ यू कट दिस मैग्नेट इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट। हमारे पास कोई भी एक बार मैग्नेट है, अब ये बार मैग्नेट को हमने 3 हिस्सों में काट दिया। जब हम किसी भी मैग्नेट को 3 हिस्सों में काटते हैं, जो ओरिजिनल हो गए उसके कोई 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हमने इसे यहां से काटा तो जो नई मैग्नेट बनी वो ये बनी और आपके पास ये पूरी बनेगी। फिर आपने एक और हिस्से में काट दिया, मतलब 3 हिस्सों में काटने के बाद आपके पास ये 3 मैग्नेट्स निकल के आई। अब ये जो 3 मैग्नेट्स आई हैं इसके अपने अपने पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस तरीके से आपके पास ये 3 मैग्नेट्स बन जाएंगी और ये 3 मैग्नेट्स आपके पास 3 आइडेंटिकल मैग्नेट्स होंगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास एक्यूरेट होगा। जब भी आप किसी मैग्नेट को 2 हिस्सों में भी अगर बांटते हैं तो आपके पास फर्दर जो है वो 2 मैग्नेट्स बन जाती हैं। अब क्योंकि हमने बार मैग्नेट को काटा है 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में, 3 आइडेंटिकल एक जैसे पार्ट्स में काट रहे हैं तो हमें 3 आइडेंटिकल मैग्नेट्स मिलेंगी। ठीक है, 3 आइडेंटिकल मैग्नेट्स मिलेंगे और ये हमने देखा कि इस तरीके से हमारे पास 3 मैग्नेट्स जो हैं वो बन जाती हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक प्रीवियस ईयर में आपसे ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का ये कितना होता है। देखो, जनरली हम इसकी वैल्यू ही याद करते हैं, दिस इज 3380 डिग्री सेल्सियस। ना अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास 3380 फारेनहाइट भी गिवन है और 3380 डिग्री सेल्सियस भी गिवन है। सो समटाइम्स देखो ऑप्शन का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम है, बट यूनिट्स को सेपरेट आउट कर दिया गया है, तो कई बार हम यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का ये बेसिकली आपके पास कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास
अ मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस। अगर आपके पास कोई मूविंग चार्ज है तो ये आपको क्या प्रोड्यूस करेगा? तो देखो, अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है, सो मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि जो मूविंग चार्ज है उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है। और अगर तो चार्ज स्टेशनरी है तो वो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा, अपने आसपास एक ऐसा फील्ड एक्सपीरियंस कर देगा, एक ऐसा फील्ड बना देगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो हमें पता है मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। सो एनी मूविंग चार्ज विल गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, तो इट मीन्स मूविंग चार्ज आपको दोनों बनाएगा, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है, राइट? तो ये आपके पास आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। आपके पास कोई वायर का टुकड़ा है जिसकी रेजिस्टेंस आपको आर दे रखी है, हमने उसको काट दिया कितने पार्ट्स में? 5 इक्वल पार्ट में। और काटने के बाद वी स्टार्ट कनेक्टिंग इट इन पैरेलल, उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, जब आपने उन 5 टुकड़ों को पैरेलल में कंबाइन किया और ये बोला गया है कि उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर डैश के बराबर है, तो बताओ रेशो आर डिवाइडेड बाय आर डैश की कितनी होगी? सो देखो, हमारे पास पहले क्या कंडीशन गिवन थी? वी हैव अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस था जिसकी रेजिस्टेंस कितनी बोली है हमें? आर बोली है। इस वायर के पीस को हमें बोला गया है 5 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। सो 5 इक्वल पार्ट्स में जब हम इसे कट करेंगे, सो सिंगल सिंगल पीस की जो आपके पास रेजिस्टेंस निकल के आएगी दैट इज R by 5, R by 5, R by 5, R by 5 एंड लास्ट वी हैव R by 5। तो आपके पास 5 पीसेस की जो रेजिस्टेंस निकल के आई दैट इज R by 5, एक एक की। अब इन 5 टुकड़ों को हमें पैरेलल में कंबाइन करना है। सो वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 प्लस 1 अपॉन R3, क्योंकि 5 है, जितने हमारे पास सम होगा उतने हम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे 5 बोले हैं, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से कंबाइन किया जाता है। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3, R4, R5 विच इज R by 5 ईच। तो जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपके पास बनेगा R by 5 प्लस 1 अपॉन R by 5 प्लस 1 अपॉन R by 5। ये पांचों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑन फर्दर सॉल्विंग, अब आरपी आपको कितना दे रखा है? जब आपने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर डैश, तो ये 1 अपॉन आर डैश है आपके पास। सो 1 अपॉन आर डैश जब आप सॉल्व करेंगे, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेके फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 25 बाय आर, तो ये इसके बराबर आया। अब फाइनली जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है आर डिवाइडेड बाय आर डैश की रेशो। आर डिवाइडेड बाय आर डैश की रेशो जब आप यहां से निकालेंगे, सो वी कैन राइट लाइक दिस, आर को इधर ले जाइए, आर डिवाइडेड बाय आर डैश, ये किसके बराबर आएगा? 25 के बराबर। तो आपके पास जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय आर डैश इज इक्वल्स टू 25। और अगर आपसे सिंपली पूछा जाता कि आर डैश की वैल्यू बताओ कितनी है, तो आप इसको रेसिप्रोकेट करते, आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाय 25। सो ये जो आपके पास नया सेट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता, इक्विवेलेंट ये जो 5 हिस्सों में बांटी गई वायर थी उसके द्वारा, दैट इज गिवन बाय आर डिवाइडेड बाय 25। बट क्वेश्चन में पूछा गया था रेशो, सो रेशो जब आप निकालेंगे तो वो आएगी 25 के बराबर। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, who discovered that when the current is passed through a conductor it produces magnetic field। किसने ये चीज डिस्कवर की थी कि जब हम करंट को पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में से
तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो ये चीज हम स्टडी करते हैं हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड। इन्होंने सबसे पहले ये चीज प्रूव की थी एक्सपेरिमेंटली कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में से करंट को पास करते हैं तो क्या चीज मिलती है हमें, दैट विल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलती है। सो ऑप्शन नंबर ए हांस ऑस्टेड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हांस ऑस्टेड आपके पास सही आंसर होगा। फेराडे के बारे में बात करें तो फेराडे हैज गिवन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। आर.ए. मिलिकन ईएम रेशो, चार्ज टू द मास रेशो के बारे में बात करते हैं। एडिसन, थॉमस अल्फा एडिसन गिव्स द डिस्कवरी ऑफ द इन्वेंशन टू द बल्ब। तो ये आपके पास अनदर ऑप्शंस हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए कि करंट के पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ये डिस्कवर किया गया था हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड द्वारा। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार आई थिंक टेट में आ चुका है ऑलरेडी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये हमें बताना है। सो हमने ऑलरेडी बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। सो वहां से हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, Q इज इक्वल्स टू N, वेयर N इज द इंटीग्रल मल्टीपल, E आपके पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें ये N ही निकालना है विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं 1 कूलम में। सो N इज कैलकुलेटेड बाय Q डिवाइडेड बाय E। अब चार्ज कितने चार्ज में पूछे गए हैं, 1 कूलम चार्ज में। सो 1 कूलम, E is what? Charge on an electron which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 6.25 into 10 raised to the power 18। ऑल्दो आपको ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है क्योंकि इतना लंबा समय नहीं होता कि हम इसे कैलकुलेट करें, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्टली भी इस वैल्यू को याद रखिए कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दैट इज 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी अगर आप कैलकुलेट करके इसे निकालना चाहते हैं तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। सो दिस इज ऑल अप टू यू कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो आप सीधा याद रख लीजिए या आप इसे सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। आपसे यूनिट पूछे गए हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है, जब भी आपके पास कोई चार्ज है, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कितने कितने एरिया तक आपको देखने को मिलता है। मान लेते हैं इस चार्ज का इन्फ्लुएंस इस एरिया के अंडर ही आपको देखने को मिल रहा है। सो अगर कोई टेस्ट चार्ज इस एरिया में आता है, ठीक है, अगर कोई टेस्ट चार्ज इसके एरिया में आता है, सो वो एक्सपीरियंस करेगा इस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज द्वारा लगाई गई फील्ड को। तो वही आपके पास क्या हुई, मतलब अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर इन्फ्लुएंस होती है इस सोर्स चार्ज द्वारा लगी गई फोर्स, तो वो जो एरिया, जितने एरिया में वो फील कर पा रहा है, दैट एरिया इज नॉन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जनरली एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द रीजन within which we can influence the force experienced by the source charge। सोर्स चार्ज द्वारा लगाई गई फोर्स को एक्सपीरियंस हम जितने जितने रीजन में कर सकते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, दैट इज नॉन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं से हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुई क्या, फोर्स लगी किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, है ना, किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ। जब आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू या यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स के यूनिट इज व्हाट, न्यूटन, चार्ज के कूलम, तो आपके पास यूनिट्स क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। कितने अमाउंट ऑफ करंट जो है एक इलेक्ट्रिक हीटर से ड्रॉ किया जाएगा, कब, 220 वोल्ट लाइन, मतलब आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीट इज, साथ में आपको यह बता रखा है कि अगर हीट द्वारा जो रेजिस्टेंस लगाई जा रही है ये कितनी है, 50 ओहम्स। सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। सो देखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना, द फर्स्ट वे आउट इज सिंपली राइट व्हाटएवर इज गिवन।
और व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट उस चीज को भी हमें लिखना है। सो हमने वही किया, जो हमें गिवन था उसे लिखा और जो कैलकुलेट करना है उसे हमने लिखा। नाउ अब हम ये देखेंगे कि क्या इन तीनों क्वांटिटीज में कोई रिलेशन है। सो यस, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी नो दैट V इज इक्वल्स टू व्हाट IR। अब I कैलकुलेट करना है, सो दिस इज व्हाट V अपॉन R। नो V क्या है 220, R है आपके पास 50, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास बनेगा 4.4। करंट है तो एम्पेयर, सो आपके पास जो ऑप्शन सी है दैट इज 4.4 एम्पेयर विच इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आप इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बिकम्स हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज, करंट जो है वो आधा रह जाता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाए। तो देखो हम जनरल रिलेशन पढ़ते हैं, V इज इक्वल्स टू व्हाट IR। ठीक है, अब यहां पे हमें रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट V अपॉन I। अब करंट को अगर हम हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, या करंट आपका हाफ हो जाएगा कब, जब रेजिस्टेंस क्या होगा। सो R डैश इज इक्वल्स टू, करंट को हाफ कर देते हैं I/2, तो हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू V अपॉन I। नो V अपॉन I आपकी पहले वाली रेजिस्टेंस थी, सो R डैश इज इक्वल्स टू व्हाट 2R। तो अगर आपका रेजिस्टेंस डबल हो रहा है उस केस में आपका करंट हाफ होगा। सो हमने यहां से क्या कैलकुलेट किया, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट हाफ होता है कब, जब रेजिस्टेंस क्या हो जाती है आपकी डबल हो जाएगी, व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द रेजिस्टेंस 2 ओहम, 4 ओहम, 10 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टेंसेज हैं आपके पास, 2 ओहम, 4 ओहम, 10 ओहम। इनको अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट। हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, सिंपली ऐड कर देंगे जितनी भी रेजिस्टेंसेज सीरीज में ऐड है। सो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही है और सीरीज में कैलकुलेट करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेज जो हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं आपके पास। सो जब हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे तो R1 इज व्हाट 2 ओहम, R2 4, R3 10। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ये आपके पास बनेगा 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई 16 ओहम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो सी कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस जो हैं यहां से देखने को मिलते हैं। सो प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज, अर्थ का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो कितना होता है। देखो अर्थ का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो वो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है अगर हम देखें तो एक सफेयर की तरह हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, और कैपेसिटेंस किसी भी सफेयर का कितना होता है, सो दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, R इज व्हाट रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू 6400 किलोमीटर्स। तो जब हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आपको अर्थ का कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जो कि आपके पास है 711 माइक्रोफैरेड। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अर्थ का कितना होता है 711 माइक्रोफैरेड के बराबर। सो दिस इज 711 माइक्रोफैरेड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ। अगर हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लें, राइट हैंड रूल में आप थंब कंसीडर करते हैं, अपनी 4 फिंगर कंसीडर करते हैं, अपनी मिडिल फिंगर कंसीडर करते हैं, इन्हें इस तरीके से स्ट्रेच किया जाता है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पूछा गया है ये बताइए कि ये जो आपकी 4 फिंगर है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है। सो इसमें अगर आप देखें तो अगर जो चीज आपसे पूछी गई है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, सो जो आपका 4 फिंगर है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी किसकी वैल्यू, दिस विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर हमारा थंब है तो थंब विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फोर्स या फिर फील्ड। ठीक है,
ये आपका है 4 फिंगर, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, और ये आपका है मिडल फिंगर जो कि रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट होता है बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। पूछा गया है कि जो टॉर्क एक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डायपोल में, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये कब मैक्सिमम होता है। इफ द एंगल बिटवीन P एंड E इज, अब देखो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी डायपोल को रखते हैं, या आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ यू प्लेस द डायपोल इन बिटवीन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता क्या है, ये जो आपका डायपोल है इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, रोटेट कर रहा है, मतलब यहां पे एक्सपीरियंस होता है टॉर्क, और ये जो टॉर्क लग रहा है ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर आता है, P क्रॉस E के बराबर आता है। तो जब आप यहां से क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं, दैट इज PE साइन थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, दिस टाउ विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, और साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। तो यही आपसे पूछा गया है, torque acting on the electrical dipole in a uniform electric field is maximum if the angle between P and E is 90 degree. So option number C is the right answer. Next है आपके पास a current carrying small loop behave like a small magnet. एक करंट कैरिंग स्मॉल लूप है आपके पास जो कि एक स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है। वी हैव अ करंट कैरिंग स्मॉल लूप विच एक्ट एज अ, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये एक्ट कर रही है एक स्मॉल मैग्नेट की तरह। इफ ए बी इट्स एरिया, अगर ए इसका एरिया है और एम जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो करंट कितना होगा इस लूप में हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग स्मॉल लूप है हैविंग एरिया ए, तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज सिंपली गिवन बाय अ रिलेशन m इज इक्वल्स टू व्हाट, IA। तो वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आपके पास आती है m इज इक्वल्स टू IA, इसके बराबर। पर यहां पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है करंट कितना है, तो यहीं से आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट इज व्हाट देन, m डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा m डिवाइडेड बाय A। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास the work done in moving an alpha particle between two points having potential difference 25 volt is। कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें किसी अल्फा पार्टिकल को दो पॉइंट्स के बीच में मूव करवाने के लिए जिनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके पास कितना है, 25 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी नीड टू डू टू कैरी अल्फा पार्टिकल इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखें, सो दिस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है विच इज V इंटू क्यू, और वोल्टेज हमें दे रखी है कितनी है, 25। चार्ज कितना होगा, विच इज द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज इज डबल टू द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास जो आंसर बनता है दैट इज 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल। 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास यही आंसर निकल के आएगा। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी नीड टू डू टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट है। सो वो आपके पास होगा 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं हम, the amount of work done from carrying a charge from one point to the another point। कितना वर्क डन करना पड़ता है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए, that is basically defined as what, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट है आपके पास
a soap bubble is charged to potential of 16 volt. Its radius is then double. The potential bubble now will be. हमें बोला गया है आपके पास एक सोप बबल है जिसे हमने चार्ज किया है कितने पोटेंशियल तक, 16 वोल्ट तक। तो हमें पता है आपके पास जो चार्ज होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाता है। अब कोई भी आपके पास सोप बबल है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, उसके कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो वो कितना होगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू वी, इसके बराबर होगा। तो जनरली अगर हम देखें वोल्टेज कितनी आई आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो पहले जब आपने सोप बबल को चार्ज किया तो पोटेंशियल कितना आया 16 वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं 16 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये बोला गया है अगर आप इसका रेडियस डबल करते हैं तो पोटेंशियल बताइए कितना होगा। सो नाउ रेडियस डबल करेंगे तो पोटेंशियल V डैश हमें कैलकुलेट करना है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस को डबल कर देते हैं 2R, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये सारा फैक्टर आपके पास किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसे 16। तो ये आपके पास कितना बचेगा 8 वोल्ट। सो जब आप रेडियस को डबल कर रहे हैं पोटेंशियल आपका हाफ हो रहा है। ठीक है, दैट इज 8 वोल्ट। तो वो किसके बराबर रह रहा है आपका 8 वोल्ट के बराबर रह रहा है। सो यहां पे जो आपके पास आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास an electric dipole is placed in uniform electric field it experiences। तो ये अभी हमने देखा कि अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहां पे आपने एक डायपोल प्लेस किया विच इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 2L, तो होगा क्या, पॉजिटिव की जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव के अलॉन्ग और ये इधर को। तो जब इक्वल और अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स किसी भी चीज पे एक्ट करती है तो वो घूमना शुरू करता है, मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, टॉर्क अप्लाई होगा। सो अगर यहाँ पे टॉर्क लग रहा है तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए कि उस पर फोर्स लगेगी पर टॉर्क नहीं लगेगा, तो ये तो गलत हुई। अकेली फोर्स लगेगी, नहीं। टॉर्क लगेगा बट फोर्स नहीं लगेगी, यस, क्योंकि वो घूम रहा है तो यहाँ पे इट विल एक्सपीरियंसेस द टॉर्क। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द मोस्ट suitable metal for making electromagnet। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बताते हैं तो उस टाइम पे जो मोस्ट suitable मेटल है वो कौन सा है, तो वो आपके पास कौन सा होता है, सॉफ्ट आयरन। तो यहां पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉफ्ट आयरन इज द मोस्ट suitable मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उन मटेरियल्स का बना सकते हैं विच इज हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे शुड हैव हाई परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, दे शुड हैव लो कोरिसिविटी, एंड लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी भी उनकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लो कोरिसिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड हाई permeability। So such kind of materials are being used for making the electromagnet। और यहाँ पे आपसे मेटल पूछा गया था तो इसके लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। So यहाँ पे जो आंसर होगा that is option number B which is iron। Next we have a fuse wire is always connected with। जो आपकी फ्यूज वायर होती है ये हमेशा कनेक्ट की जाती है किसके साथ, लाइव वायर के साथ। सो ऑप्शन ए जो है ये आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के क्या यूनिट्स होंगे, सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। आपको इसके पूछे गए हैं, सो जिसके पूछे गए हैं दैट वी नीड टू टेक इट लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी दूसरी साइड ले आइए। दिस इज Q1 Q2 1/4 pi तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होंगे, फोर्स नीचे आया इंटू R स्क्वायर। चार्ज के आपके पास यूनिट होंगे कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। फोर्स इज इन न्यूटन, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस ये मीटर में होगा, सो ये मीटर स्क्वायर, तो ये बनेंगे कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस
2। सो यहां से अगर हम देखें कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2, ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। यहां पे तो हमने यूनिट्स को एक्सप्लेन किया है। आपके पास आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसके डायमेंशंस को बताइए, तो आप डायमेंशंस को भी इसी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। रीअरेंज द इक्वेशन, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। चार्ज के आपके पास होंगे 80 के बराबर, फोर्स के अगर आप देखें तो mlt माइनस 2, देन लेंथ है आपके पास r, रेडियस विच इज l स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ द डायमेंशंस। आपको डायमेंशंस की वैल्यू भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज। एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोला जाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। ये चीज याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर आपके पास कितनी आपको देखने को मिलती है? दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, आपको सीधी सीधी याद रखनी है, तो ये 0 डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल के ऊपर एंगल ऑफ डिप कितना होगा? पहले इक्वेटर के ऊपर था 0 डिग्री, अब पूछा गया है पोल्स के ऊपर बताइए एंगल ऑफ डिप जो है ये कितना होगा। सो पोल्स के ऊपर अगर हम एंगल ऑफ डिप की वैल्यू देखें तो ऑन पोल्स एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। तो पोल्स के ऊपर इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है आपके पास? 90 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास A cyclotron is used to accelerate। तो साइक्लोट्रॉन सबसे पहले है कैसा डिवाइस? साइक्लोट्रॉन आपके पास ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस को या पॉजिटिव आयंस या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ड्यूट्रॉन्स, इन्हें एक्सलरेट करता है। ठीक है, सो साइक्लोट्रॉन आपके पास एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एक्सलरेट द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो यहां पे आपसे पूछा गया है साइक्लोट्रॉन को हम यूज करते हैं किसके लिए? टू एक्सलरेट। तो हम यूज करते हैं पॉजिटिव आयन के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास राइट आंसर है। देखो साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाएगा एक तो चार्ज पार्टिकल के लिए, तो न्यूट्रॉन तो इसका आंसर हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन आपके पास नो डाउट एक चार्ज पार्टिकल है, बट इलेक्ट्रॉन को भी हम यूज नहीं करते हैं साइक्लोट्रॉन में एक्सलरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मास है वो बहुत ज्यादा कम होता है। सो बीइंग लेस मासिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को भी हम एक्सलरेट नहीं करवा सकते हैं साइक्लोट्रॉन में। तो याद रखना साइक्लोट्रॉन में आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलरेट करते हैं। वो आपका चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, वो ड्यूट्रॉन भी हो सकता है, वो अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, बट वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 विच इज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। अब रेजिस्टेंस पूछी गई है किसकी? आइडियल एमीटर की। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। सो अगर हमसे आइडियल एमीटर को पूछा गया है तो आइडियल एमीटर आपके पास ऐसा डिवाइस हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, इवन दैट इज एबल टू कैलकुलेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर उसमें से फ्लो कर रहा है तो। सो रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑपोजिशन टू द करंट। तो अगर आइडियल है एमीटर तो वो ऑपोजिशन तो उसे ऑफर करेगा नहीं। सो इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर आपको कितनी देखने को मिलती है? दैट इज 0। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयरएज अगर आपसे पूछा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर तो वो इन्फिनिटी होती, बट यहां पे पूछा गया है आइडियल एमीटर की तो दैट इज 0। तो ये आपके पास 0 के बराबर होती है। ठीक है, सो दैट्स इट विथ टुडेज क्वेश्चन आंसर। होप जितने क्वेश्चंस हमने आज किए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच।